दोस्तों, सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जो रात में सोते वक्त देखे जाते हैं। दोस्तों, सपने वो पूरे होते हैं जिनकी वजह से आपको वो सोने नहीं देते हैं। यानी कि जो सपने आप रात में सोते हुए देखते हैं, या ये कह सकते हैं जिन सपनों को आप सोने के बाद देख रहे हैं, वो सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं, बल्कि वो सपने ही केवल पूरे होंगे जिन सपनों की वजह से आप सो ही नहीं पा रहे हों। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच, IT प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, आज के इस ज़बरदस्त सेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग का आज का ये ज़बरदस्त सेशन है और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आप मूल्यवान कैसे बने, आप वैल्यूएबल कैसे बने। इसके रेफरेंस में मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा और ये कहानी एक ज़बरदस्त कहानी है और आपको एक बहुत ज़बरदस्त लेसन दे जाएगी। उसके बाद हम इस टॉपिक पे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप और काम कर रहे हैं और उसके साथ में मेरा ये लाइव सेशन देख रहे हैं या ये रिकॉर्ड होने के बाद भी आप अगर देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सी एकाग्रता के साथ, थोड़ी सी आप पूरा कंसंट्रेट होके इस स्टोरी को जरूर सुनिए। और ये स्टोरी आपकी, हमारी, हर व्यक्ति की लाइफ से रिलेट करती है। सो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक लोहार का एक लड़का था। वो लड़का अपने पिता से एक दिन एक क्वेश्चन पूछता है। उसके स्कूल में कुछ पढ़ाया गया था कि एक लोहा और सोना जो होता है वो अलग अलग कीमत रखते हैं और व्यक्ति भी अलग अलग कीमत रखता है। तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो अपने पिता से पूछना चाह रहा था कि जो व्यक्ति है वो हर व्यक्ति अलग अलग, उसके पास भी 24 घंटे, उसके पास भी उतनी ही वैसा ही शरीर है जैसा भगवान ने दिया सबको, फिर कोई व्यक्ति क्यों बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है और कोई व्यक्ति क्यों गरीब रह जाता है, कोई व्यक्ति के पास क्यों ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो उस लोहार ने समझा कि अगर मैं इसको ऐसे ही समझाऊंगा, थ्योरिकल ही समझाऊंगा, तो शायद इसकी वो बात अच्छे से समझ में ना आए। तो उसने एक अपने बच्चे को काम दिया। उसने कहा, बेटा तुम अंदर जाओ और अंदर एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े को लेकर तुम बाहर आ जाओ। मैं फिर तुमको बताऊंगा, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा कि हर व्यक्ति की कीमत अलग अलग क्यों होती है। बेटे ने वैसा ही किया। बेटा उसका जाता है अंदर से और एक लोहे के टुकड़े को उठा के लेके आता है और पिताजी के सामने रखता है और उसके बाद में पूछता है कि पिताजी, अब मुझे बताइए कि हर व्यक्ति की कीमत अलग अलग क्यों होती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे क्यों कमाता है, कोई व्यक्ति कम पैसे क्यों कमाता है। अब दोस्तों, उसके पिता ने उससे एक क्वेश्चन पूछा। अभी वो उसको आंसर नहीं दे रहा है, उससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बेटा ये जो लोहे का टुकड़ा है ये लगभग कितने वजन का होगा। तो बेटा कहता है लगभग 2 किलो के आसपास। तो बेटा इस लोहे के टुकड़े की कीमत क्या होगी इस समय। अराउंड, अगर हम इस समय का रेट ले लेते हैं 80 रुपये या 90 रुपये किलो, 90 रुपये किलो ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 9 दूनी 18, 180 रुपये की, यानी कि 2 किलो है, 180 रुपये का हो गया नॉर्मल। ठीक है। अब वो कहते हैं अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं और इससे हम कीले बना लेते हैं, अगर हम इस टुकड़े से कीले बना लेते हैं, तब उन कीलों की कीमत क्या होगी, उन 2 किलो की। तो बेटा बोलता है कि अब जो है यहीं 2 किलो कीले, हो सकता है 1 किलो कीले जो हैं जो अच्छी बनी हुई हैं, वो किलो की कीमत शायद 150 रुपये किलो होगी। यानी कि अब इसकी कीमत करीब 300-400 रुपये हो गई 2 किलो की। अब वही पिता फिर से कहता है कि इसको मैं थोड़ा सा
अलग तरीके से काट के इसको थोड़ा सांचे में ढाल के मतलब अच्छे से कोई बोल्ट और नट बना दूँ और तब इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो बेटा कहता अब तो ये और ज़्यादा कीमती हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको तराशा गया है, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है, ढांचे में डाल के बनाया गया है, तो अब इसकी कीमत लगभग 800-900 रुपये किलो हो जाएगी। तो अब पिता कहता है अगर मैं इसी लोहे के टुकड़े के छोटे छोटे से जो घड़ी आप पहनते हैं उस घड़ी के पुर्जे बना दूं, छोटे छोटे से, तब उन घड़ी के पुर्जों की कीमत क्या हो जाएगी? बेटा बहुत खुश होता है, वो समझ चुका है पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। वो बोलता है पिताजी अब तो इस 2 किलो लोहे की कीमत हजारों में हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे पुर्जे बनेंगे, इतने लोहे से कई पुर्जे बन जाएंगे, कई घड़ियां तैयार होंगी और वो घड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, हजारों में वो होगी। अब पिता उसका जो पूरी स्टोरी का जो सारांश था वो बताता है। बेटा वहीं ये 2 किलो लोहे का टुकड़ा अगर ऐसे ही मार्केट में ले जाओगे तो ये मात्र बहुत ज़्यादा 150-200 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसी को छोटी छोटी किलो में बदल देते हैं तब इसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 गुनी हो जाती है। अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी कीमत बढ़ गई, क्योंकि इसने अपने शेप को बदला, अपने थोड़े से वजूद को, जो वजूद था वो उसको छोड़ के नए वजूद में गया, नए इसने चोट सही, इसने अपने आप को कटने दिया। और जब हमने इसको बोल्ट बनाए, नट बोल्ट बनाए, तो इसको और ज़्यादा कसा गया, और ज़्यादा मांझा गया। जो खाली चीज़ें, जो फालतू की चीज़ें थी वो उससे निकाली गई और उसको तराशा गया, और वो वही लोहे का टुकड़ा कुछ और ज़्यादा कीमती हो गया। और लास्ट में जब हम इसको घड़ी के पुर्जे यानी कि इसको बहुत अच्छे से तराशते हैं, बहुत अच्छे से इसका एक शेप देते हैं और ज़्यादा इसको वैल्यूएबल चीज़ में परिवर्तित करते हैं। लोहा वही था, लेकिन अब जो उसमें कटाई छटाई हुई, जो उसको एक वैल्यूएबल घड़ी के लिए तैयार किया गया, तब उसकी कीमत हजारों में हो गई। तो मेरे दोस्त, कुछ ऐसा ही आपके साथ होता है। इस स्टोरी से शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। मूल्यवान कैसे बने, वैल्यूएबल कैसे बने? वैल्यूएबल बनने के लिए, क्योंकि अगर इस स्टोरी को आप अपने साथ रिलेट करते हैं तो सिंपल सा फंडा है कि आपको अपने आप को तराशना होगा। चलिए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्योंकि इस सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग के सेशन में मैंने जो खुद देखा, समझा या खुद ऑब्जर्व किया है या मैं खुद अपने पर इम्प्लीमेंट करता हूं, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे करीबी यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, जिनको आप कह सकते हो, जो मेरे आसपास के अराउंड के हैं, मैं डेफिनेटली, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी समय से अगर जान रहे हैं तो वो देख रहे होंगे इस चीज़ को मैंने अपने पर भी इम्प्लीमेंट किया है। और मैं मानता हूँ हर व्यक्ति इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकता है। अब मैं अपनी अगर बात करूँ, और ज़्यादातर जो इंडियन जनरेशन में जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही होता रहता है। आप और हम जब आज के समय में पढ़ाई करके निकलते हैं, आप इंटर कर लीजिए, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, आप उस लोहे के टुकड़े के जैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा अगर कहें तो लोहे के टुकड़े से आप किलो में परिवर्तित हो चुके होते हैं। यानी कि अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ भी ऐसा सीखे नहीं हैं, कुछ भी ऐसी शिक्षा नहीं लिए हैं, तो आप एक लोहे के टुकड़े के बराबर हैं। आपको वही कीमत मिलती है जो आपने, क्योंकि आपने वो चोट नहीं सहना पसंद किया, आपने वो कटाई छटाई नहीं की, अपने आप को एक नए शेप को देना नहीं चाहा, जैसे थे वैसे ही आप मार्केट में जाके बिकने के लिए तैयार हैं। सो दोस्तों, आपकी वही कीमत रहती है एक लोहे के टुकड़े के जैसी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूँ या कुछ अलग आपको डायरेक्शन में ले जाऊँगा। बड़ी सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि जब हम
आज के समय में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो लगभग हम एक लोहे के टुकड़े के बराबर हैं, मगर अगर पढ़ाई लिखाई कर ली, इंडियन एजुकेशन की बात करूं, अगर आपने नॉर्मली इंटर किया है, हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप एक कील के जैसी वैल्यू रखते हैं, यानी कि आप कुछ थोड़ा वैल्यूएबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को वही एक नट बोल्ट बनाने के लिए, यानी कि आपको कुछ स्पेशल स्किल्स में आप अपनी विशेषता हासिल कर लेते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर सीख लेते हैं, आप टाइपिंग सीख लेते हैं, आप कुछ ऐसी विशेष स्किल्स को सीख लेते हैं, जैसा कि मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर में अपनी स्किल्स को डेवलप किया, थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लिया, थोड़ा सा स्टेज पे बोलना शुरू किया, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें अपने अंदर वैल्यू ऐड करना शुरू की और अपनी कीमत को चेंज किया। जब मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का काम किया, मैंने सीसीटीवी कैमरे का काम किया, तो मेरी वैल्यू चेंज हुई, मेरी वैल्यू बदल गई। और वो वैल्यू जो मेरे जानने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि वो चीज़ की वैल्यू मैंने चेंज की। अब दोस्तों, ये वही लोहे का टुकड़ा था जो एक कील बना, और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा और तपाया गया, गलाया गया, सांचे में ढाला गया, तो एक नट बोल्ट बना, थोड़ी सी कीमत उसकी और बढ़ गई। लेकिन अब किस कोशिश में हैं हम? अब उस और ज़्यादा वैल्यूएबल अपने आप को बनाना है, यानी कि वो जो घड़ी के पुर्जे बनाने वाला होता है, कुछ वैसा अपने आप को ढालना है। और डेफिनेटली ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें करने की कोशिश है, इस जद्दोजहद में काफ़ी चीज़ें कटती हैं, छटती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, आपके अंदर से निकाली जाती हैं, आपको ट्रेन किया जाता है, आपको ऊपर वाला भी कसता है, आपको आसपास का माहौल भी कसता है, आपको प्रकृति भी कसती है, आपका खुद का व्यक्तित्व भी कसता है, क्योंकि आपके अंदर चेंज आ रहा होता है। आप और ज़्यादा मूल्यवान और ज़्यादा वैल्यूएबल बनने की ओर गतिशील होते हैं। दोस्तों, वो बिजनेस के लिए भी हो सकता है, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए भी हो सकता है, एक ऐसा वैल्यूएबल व्यक्तित्व। आज आप और ज़्यादातर लोग वैल्यू और सफलता केवल अगर पैसे को मानना है, ये दोस्तों आपकी भूल है, ये आपकी एक अनभिज्ञता है, एक ऐसी कमी है जिसको आप ढोए चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पैसा जो है वो एक टूल है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम भौतिक चीज़ों की आवश्यकताओं की पूरी करते हैं। और ये ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये ज़रूरी नहीं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेफिनेटली। लेकिन आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्वतंत्रता, आपकी मानसिक उन्नति, आपके अंदर जो दबा छुपा है, वो टैलेंट बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उस घड़ी के पुर्जे के बनने की बात कर रहा हूँ। अपने आप को जितना ज़्यादा तराशेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा जांचेंगे, परखेंगे और गुरुओं के साथ, अच्छी कम्युनिटी के साथ बॉन्ड अपने बनाएंगे, अच्छे संगत के साथ आप जुड़ेंगे, अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग लेंगे, अपने आप को बार बार कसेंगे, तराशेंगे। दोस्तों, तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन वही चीज़ आपको तराशने के बाद एक अद्भुत व्यक्तित्व बना देती है, एक मूल्यवान, एक वैल्यूएबल व्यक्तित्व बना देती है। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट ला सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप लोगों की लाइफ में अपनी कोई वैल्यू बना पाते हैं। लोग आपके बिना कुछ खाली खाली सा महसूस करें, लोग आपके बिना महसूस करें कि कोई तो व्यक्तित्व था जिसके अंदर एक जान थी, जिसके अंदर एक दम था, जिसके अंदर एक ऐसा टैलेंट था, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी ऊर्जा थी जिसको वो महसूस कर रहे थे। क्योंकि आपकी कमी से अगर लोगों को खल रहा है तो डेफिनेटली आप एक मूल्यवान व्यक्तित्व बनते चले जा रहे हैं। और अगर आपकी गैर मौजूदगी में आपके बिना लोग खुश हैं
तो डेफिनेटली तब भी आप बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं, बस वो दूसरे डायरेक्शन में है। यानी कि आपसे लोग मिलने पर भारीपन महसूस कर रहे हैं, टेंशन महसूस कर रहे हैं, आपसे तल्ला छुड़ाना चाहते हैं, आपसे पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली तब भी आप मूल्यवान हैं, बस वो थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन हो गया। लोग आपको तब भी याद करेंगे डेफिनेटली। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जिनको होने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जिनके ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्तित्व मेरे हिसाब से तो बेकार हैं, क्योंकि आपसे अगर समाज को, देश को, दुनिया को, परिवार को, किसी व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आपके जैसा, क्या कहूँ, आपके जैसा व्यक्तित्व होने से अच्छा है तो या तो आप उस बुरे व्यक्ति में बदल जाइए जिसके होने से भी लोगों को फ़र्क पड़ता और ना होने से भी लोगों को खुशी मिल जाती है, या ऐसे व्यक्तित्व बन जाइए कि आपके ना होने से लोगों को आपकी ऊर्जा का एहसास हो, आपकी मस्ती का एहसास हो, आपकी वजह से उनके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तब भी आप वैल्यूएबल हैं। तो वैल्यूएबल बनिए, अपने आप में एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व बनिए। अब दोस्तों इसी रेफरेंस में मुझे अभी एक स्टोरी याद आ रही थी, बट अभी थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो हम इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। अब आप वैल्यूएबल कैसे बनेंगे, क्योंकि पहले तो बात हमने कर ली मूल्यवान बने। मूल्यवान बनना क्यों है, शायद आप उस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अब बात आती है अब मूल्यवान बने कैसे। क्या बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे, या आप बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे? अच्छे आदमी मीन्स कोई कुछ भी कह रहा आप कर देंगे, तब आप एक वैल्यूएबल व्यक्ति बन जाएंगे। या और भी कुछ हो सकता है, आप किसी की हेल्थ में इम्प्रूव करा देंगे या उसको कुछ सिखा देंगे या कुछ दे देंगे तो आप वैल्यूएबल बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, वैल्यूएबल बनने का है अपने आप को तराशने का तरीका, अपने व्यक्तित्व को निखारने का तरीका। माना यह जाता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, यहाँ तक जो आइंस्टीन भी हुए हैं, उन्होंने अपना करीब 10% ही अपनी मस्तिष्क की क्षमता को यूज कर पाए थे। इतने बड़े साइंटिस्ट और मात्र 10% अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी जो कह सकते हैं मस्तिष्क की पावर थी उसको यूज कर पाए थे। तो दोस्तों आप कहाँ पर हैं? आपको अपनी क्षमताओं को समझना जरूरी है। और एक बात मुझे याद आती है, अभी कुछ दिनों पहले मैं जब शांति कुंज हरिद्वार में था, एक बहुत ज़बरदस्त और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं उस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ कि विदेशी लोग, उनके पूर्वज कौन हैं जरा आप जाके देखेंगे, और जो साइंस है उसमें पढ़ाया जाता है होमो सेपियंस, या सिंपल सी भाषा में बात करें तो वो मानते हैं कि इंसान जो है वो बंदरों से बना है। बंदर थे, बंदर धीमे धीमे थोड़ा सा विकसित हुआ और वो जाके इंसान हो गए। तो विदेशी लोग बंदरों को अपना पूर्वज मानते हैं और वैसे ही सारे काम करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में हम बोले जाते हैं हम ऋषियों की संतानें हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि जिन्होंने वेद, पुराण, गीता, भागवत, एक से ग्रंथ लिखे, जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे आयुर्वेद साइंस और यज्ञ साइंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें पहले से रिसर्च करके रख दी, जिन्होंने ब्रह्मांड का और सूर्य, चांद, दूरी का, सारे ग्रहों का, मतलब वो चीज़ जो आज साइंस रिसर्च कर रही है, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस समय लिख दी थी और वो सबके लिए एक प्रकार से सार्वजनिक कर दी थी। एक मुझे छोटा सा किस्सा याद आता है, जो हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया जब कहा जाता था, और जब हमारे देश में आयुर्वेद एक बहुत अच्छे स्तर पे था, तो वो थोड़ी सी कहानी मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। और ये वाक्यांश कहा जाता है हिस्ट्री में भी है, सो आप देखिएगा इसको। सो एक बार कहा जाता है एक शायद ऑस्ट्रेलिया से एक अंग्रेज़ आया और
कुछ उनके साथ और इंडियंस के साथ में आपस में लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई में हुआ क्या, उस अंग्रेज की किसी ने तलवार से नाक काट दी। वो नाक उसकी जो थी वो थोड़ी सी लगी हुई थी, बाकी वो कट चुकी थी। वो नाक अपनी पकड़ के घोड़े पर दौड़ता हुआ जा रहा है और जाते जाते एक जंगल में जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा बेहोश होकर वो गिर जाता है। जब बेहोश होकर गिर जाता है तो उस जंगल के पास एक गांव था, उस गांव वासियों ने उसको उठाया, उसको अपने घर ले गए। उन गांव वालों ने उसकी नाक की मतलब नाक उसकी जोड़ दी, सर्जरी कर दी। और कुछ समय बाद जब उसको होश आया, 1-2 दिनों के बाद में, वो देखता है कि उसकी नाक उसकी लगी हुई है। कुछ समय तक वहाँ पर रहा, दवाई पानी हुआ और उसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हो गया, वो अपने देश आ गया। अब जब वो अपने देश आ गया, उस देश में क्योंकि वो आर्मी में था, योद्धा था, तो उसको वापस उस आर्मी में लिया गया। उसकी पूरी मेडिकल जांच हुई, सारी चीज़ें हुई और सारी चीज़ें होने के बाद में उसने लास्ट में अपने जो सीनियर था उससे ये पूछा कि मैं भारत से लड़ाई लड़के आया और आपने मेरा पूरा मेडिकल किया, मेडिकल करने के बाद क्या मेरे चेहरे में आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा कि जरा आप नाक के पास देखिए, कोई निशान या कुछ नज़र आ रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा कि मेरी ये जो नाक थी वहाँ युद्ध करते करते कट गई थी और ये पूरी नाक फिर से दोबारा जोड़ी गई है और पूरा ये जो है सर्जरी हुई है और फिर भी आप जो है कह रहे हैं कोई भी अंतर नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो वहाँ के गांव वासियों को इस विद्या का ज्ञान है, जिससे कि आदमी का अंग कट जाने के बाद उसको एज इट इज जोड़ दिया जाता है। और अभी आप देखेंगे तो मेडिकल साइंस हमारी वहाँ तक नहीं पहुँची। अब कई लोगों को ये वाक्यांश जो है हो सकता कि उतना ट्रस्टेबल ना लगे, बट आज के समय में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, रिसर्च पेपर सामने आ रहे हैं, जो आयुर्वेद के ऐसे ऐसे चमत्कार निकल के सामने आ रहे हैं, उससे आपको विश्वास करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ हिस्ट्री में आप ढूंढेंगे जाके मिल जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए, शल्य चिकित्सा के इतने बड़े विद्वान हुए, बाद में पता चला कि शल्य चिकित्सा भी भारत की ही देन थी। ऐसे ऐसे औजार आपको मिल जाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे ऑपरेशंस में उस समय वैदिक काल में, जो अभी तक आज भी जो ऑपरेशन में यूज किए जाने इक्विपमेंट्स हैं वैसे नहीं हैं, क्योंकि उनमें भी जंग लग सकती। लेकिन उस समय के जो इक्विपमेंट्स थे वो अलग प्रकार की धातुओं से बने होते थे, 3 धातु कोई 5 धातु से मिला के बनाया जाता था, उनमें जल्दी जंग भी नहीं लगती थी। प्लास्टिक सर्जरी उस समय की देन है, आज की नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहे जाते हैं, जो जनक थे, राजा जनक, वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, वो टेस्ट ट्यूब बेबी थे। तो दोस्तों, हाँ, आप और हम इस अमूल्य धरोहर को खो चुके हैं। अगर हम किसी चीज़ को वापस पाना शुरू कर देते हैं तो भी हम वैल्यूएबल बन जाते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि आप जाके वेद पुराणों को खंगालिए और बस ये गाना गाइए कि हमारे वेद पुराण अच्छे थे, बाकी सब बुरी थी। नहीं दोस्तों, सबकी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। हमको अपने जो मतलब की चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें, उनको अडॉप्ट कर लेना। क्योंकि एक चीज़ तो मैं फॉरेन कंट्रीज़ से या जो विदेश के लोग थे उनसे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सीखा हूँ, और एक नहीं, आई थिंक 2 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं पर्सनली। नंबर एक उनका एक, आप विदेशों में जाएंगे, आप यूएस वगैरह में जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पे ज़्यादातर सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। और इस टाइप का कल्चर आपको यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसी जगहों पे भी देखने को मिल जाएगा। आप मैकडॉनल्ड में गए होंगे तो मैकडॉनल्ड में जाके आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर की ट्रे वो वहाँ पर रख देता है, उसके बाद आप सेल्फ सर्विस लेते हैं, खुद जाइए, बर्गर खाइए, वो सब रख दीजिए।
अब दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर हल्की फुल्की देखने को मिलती है, क्योंकि आखिर इंडिया है। विदेशों में तो सारा काम अपने आप करना पड़ता है, कपड़े भी खुद ही धोने हैं, खाना भी खुद ही बनाना है, चाय भी खुद ही बनानी है, अपना काम स्वयं करना पड़ता है सबको। ये कल्चर है, तो अच्छी चीज़ है। इस कल्चर को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ये एक मूल्यवान चीज़ है, स्वयं सेवक इसको बोलते हैं। स्वयं सेवक बनना ये अपने यहाँ भी सिखाया जाता था, लेकिन अगर विदेशों से कुछ लेना है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ज़बरदस्त है और जिसकी वजह से हम आप सभी पागल बने पड़े हैं, हम आप सभी उसके पीछे चल रहे हैं, वो ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे समझ में आई वो है मार्केटिंग। भाई इंडिया में अच्छी मार्केटिंग कर पाते हो ना कर पाते हो, दिखावा कर पाते हो ना कर पाते हो, लेकिन भाई विदेशों में दिखावा और मार्केटिंग ज़बरदस्त कर लेते हैं, और वहाँ से बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखी भी गई हैं। मार्केटिंग इंडिया में भी ज़बरदस्त होती है, और इसका उदाहरण आप एड्स में देखते ही हैं कि आप कोई एक ड्रिंक पी लीजिए और प्लेन से कूद पड़िए, आप एक साबुन लगा लीजिए और आप कुछ दिनों में गोरे हो जाइए, आप एक क्रीम लगा लीजिए, आपकी ओर सभी लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो ये मार्केटिंग का कमाल है, ये ऐड का कमाल है, और ये चीज़ हमने वहाँ से सीखी है, क्योंकि उनको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे तो विमान, पुष्पक विमान उस समय हुआ करता था, विमानों की भी जो बात है वो वेद पुराणों में आपको मिल जाती है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा विमान भी हमने खोजा है। बहुत सी चीज़ें अब तो यूट्यूब पे भी खुल के आ रही हैं, बहुत से लोग उसके बाकायदा रिसर्च पेपर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एथेंटिक हैं वो भी लोग डाल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो मेरा मानना यही है कि हमारा देश हमेशा से अग्रणी रहा था, विश्वगुरु रहा था, सोने की चिड़िया रहा था। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था। उस समय 18-20 अलग अलग विद्याएं पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, अर्थशास्त्र के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, सेल्फ हीलिंग के बारे में, अध्यात्म में बहुत सी चीज़ें। अध्यात्म एक रूढ़िवादी तथ्य नहीं था। अध्यात्म अपनी आत्मा का अध्ययन था। अपनी आत्मा के अध्ययन से बहुत सी चीज़ें यहाँ पर निकालते थे, बिल्कुल उद्देश्य क्लियर होता था। वर्ण आश्रम बटे हुए थे, सारी चीज़ें बड़ी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर थी। महाभारत काल में भी आप देखेंगे कितना सिस्टमेटिक हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं लिखने में और आपको पढ़ने में आ जाते हैं, या आपको आज के समय में सीरियल्स के माध्यम से भी देखने को मिल जाता है। रामायण माना जाता है आज के 10,000 साल पहले की घटना है। दुर्भाग्य की बात यह है बहुत से लोग उसको काल्पनिक घटना मानते हैं, लेकिन किसी के मानने से पर्वत कभी झुक नहीं सकता या पर्वत कभी घट नहीं सकता, ये अपना एक सच है। जो मूवमेंट 200 साल 300 साल पहले हुआ, अगर उसका कोई रिकॉर्ड है, उसको कोई लिखित में आगे चलता जा रहा है, तो ऐसे ही कई हज़ार सालों पहले भी जो घटनाएं हैं वो कपोल कल्पित या कल्पनाएं नहीं हो सकती 100%, ये डेफिनेटली है। हाँ, चीज़ें हैं उनमें थोड़े से फेरबदल ज़रूर हुए, लेकिन पूरा मूल तथ्य हट गया हो ऐसा नहीं। चीज़ें थी, घटनाएं थी, हुई हैं। ये फ़िलहाल थोड़ा अलग से भटकने वाला मुद्दा हो जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यूएबल बनने के जो बात है उस चीज़ को इससे रिलेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग उन ऋषि मुनियों के वंशज हैं जो इतना वैल्यूएबल जीवन जीते थे, समाज के लिए, देश के लिए, मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए, जीवों के लिए इतने ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें खोज कर हम लोगों को दे गए हैं। हम उनका मूल्य नहीं समझ रहे, ये दुर्भाग्य की बात है। चीज़ों को हमें समझना होगा, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना होगा। और आज के संदर्भ में कहूँ, अगर आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं उस पर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आप अच्छी बुक्स जो ट्रेनिंग से रिलेटेड होती हैं, अच्छी बुक्स को आप जाके यूट्यूब
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी ऐसे व्यक्ति से भी जानिए जो सफल व्यक्ति हैं, उनके पॉडकास्ट देखिए। अगर आप यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, आप जाके पॉडकास्ट देखिए, उनकी बायोग्राफीज देखिए, वो कौन सी बुक्स पढ़ते थे, किस तरीके की बुक्स एक बिजनेसमैन पढ़ता था या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से सफल लोग। और मैंने कई बुक्स को पढ़ा है, कई बुक्स मेरे पास है रखी हुई। कमाल की बात यह है, मैंने जब कई अलग अलग सफल लोगों को, जो फाइनेंशियली सफल हैं, समाज में अच्छा नाम है, कई लोग तो राजनीति में भी अच्छा कर रहे हैं, कई लोग अच्छे अभिनेता हैं, अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हैं, लेकिन बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सभी की लाइफ में कॉमन थी। कुछ रूटीन्स ऐसे हैं जो सभी की लाइफ में कुछ कुछ कॉमन मिलते हैं। जैसे कि बात करें, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको माइंड से रिलेटेड हैं, और उन सभी में एक सर्वोच्च बुक जो सभी भारतीयों के मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी कास्ट में बिलीव करते हो, किसी भी कास्ट में हो, अगर आप एक वैल्यूएबल नॉलेज चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता मैं रिकमेंड करूँगा। आप कोई भी वर्जन का ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर श्रीमद् भगवद गीता गोरखपुर प्रेस की जो है, क्योंकि उसमें सिंपल सा हिंदी अर्थ है। गीता एक ऐसा नॉलेज है जो एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन आपको मूल्यवान बनाने के लिए इसको अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसको एक धार्मिक किताब मान के अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक नॉलेजफुल, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना, जब आप किसी क्लास में होते हैं तो आपकी वो एक सिलेबस बुक होती है, गाइड होती है, वैसे ही लाइफ गाइड के रूप में आपको भगवद गीता को कंज्यूम करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ना कि एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में। डेफिनेटली वो धार्मिक ग्रंथ इसीलिए है क्योंकि वो इतना ज़्यादा मूल्यवान है, उसमें आज के लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं, आप जाके कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा भगवद गीता के बारे में, हिंदी अर्थ सहित या केवल हिंदी अर्थ, संस्कृत हिंदी अर्थ दोनों मिला के। तो डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से उसको यूज करें, अपनी लाइफ में यूज करें। बाकी बहुत सी बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड है, आप बिजनेस स्कूल पढ़ सकते हैं, आप माइंड से रिलेटेड जोसेफ मर्फी की बुक्स को पढ़ सकते हैं, आप ट्रेनिंग से रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो हैं, आपको अपनी बुक्स खुद ही देखनी होंगी कि आपका जो भी फील्ड में ज़्यादातर इंटरेस्ट है, तो उस टाइप की बुक्स पढ़ें। पहले आप उसका जाके रिव्यू देख लें, लोगों की बातें समझ लें कि ये किस चीज़ में हमें काम आएंगी। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है आपको मूल्यवान बनाने में काम आएगी, वो आपका है सेटअप रूटीन, खासकर मॉर्निंग और नाइट का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। मॉर्निंग में आप, अब ये कहेंगे कुछ लोग कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, सूर्योदय के अगर पहले आप थोड़ा सा सूर्योदय के पहले उठते हैं, क्योंकि नेचुरली बहुत ज़्यादा एनर्जी का टाइम होता है। वैसे तो आप 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, सबका अलग अलग रूटीन है, लेकिन बेटर देन यही रहता है कि आप सूर्योदय के थोड़ा सा पहले उठ जाएं और फिर आप देखें कितनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर रहती है, कितना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव होता है। बाकी थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अगर आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वो करें जो भी आपको पसंद है। और थोड़ा सा अगर टहल सकते हैं ताज़ी हवा में, ज़ोर ज़ोर से टहलें। मैं इसमें किसी पर्टिकुलर आसन एक्सरसाइज की बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना आप शुरुआत में कर सकें, धीमे धीमे अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहिए, लेकिन करिए ज़रूर। इकिगाई एक बुक है जिसमें आपको बताया गया है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। इकिगाई में मतलब है कि आप अगर आप टहलना चाहते हैं तो आप कुछ कदम टहलें शुरुआत में, धीमे धीमे उसको आदत में बनाएं, जब वो आदत बन जाए फिर उस आदत को बढ़ाते रहें और ज़्यादा अच्छे से उसको डेवलप करते रहें। तो सेटअप रूटीन, अगर आपको पूजा पाठ अच्छा लगता है पूजा पाठ कीजिए, अगर मेडिटेशन अच्छा लगता है तो मेडिटेशन कीजिए। थोड़ी देर अपने साथ अकेले वक्त बिताइए, अपने बारे में जानिए, अपने आप से पूछिए आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही, क्या आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, अक्सर आज के समय में लोग गलतियां क्यों कर रहे हैं, मूल्यवान क्यों नहीं अपनी लाइफ को बनाने दे रहे हैं, वो इसी कारण से क्योंकि वो अपने आप से ही बातें नहीं करते, दुनिया भर से बातें करेंगे,
सभी से बातें कर लेंगे, लेकिन अपने आप से वो कभी बातें नहीं कर पाते। तो अपने आप से बातें कीजिए, आपको सच्चाई का खुद पता चलने लगेगा आप कैसे वैल्यूएबल बन सकते हैं। इसके बाद है, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी आप पढ़ाई की फील्ड में हैं तो अपने टीचर, अपने गाइड्स, अपने गुरु को आप कहीं पर भी खोजिए, यूट्यूब पर खोजिए, ऑनलाइन खोजिए, ऑफलाइन खोजिए, आप उन गुरु से ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे बड़ी चीज़, सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए और ज़बरदस्त अपनी लाइफ में चेंज लाइए। और चीज़ों को शाम को आपको ऑब्ज़र्व करना है, जब आपको कहते हैं ना पूरा दिन आप रैप अप कर रहे हैं, आप यानी कि रैप अप मीन्स आप पूरे दिन को क्लोज कर रहे हैं, तो आप दिन में देखिए आपने कितना ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम अपना बिताया। इसको अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं सो बेटर है। आपने कौन कौन वैल्यूएबल आज टास्क या काम सोचे, उनको आपने पूरा किया, कंप्लीट किया, तो वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए। ईश्वर का थैंक कीजिए कि उसने आपको आज का इतना खूबसूरत दिन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा सब कुछ दिया। और दोस्तों, आज खुशी की बात है कि आज इस धरती पर एक महान आत्मा का जन्म हुआ था और वो महान आत्माओं में मैं भी एक शामिल हूँ। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और साथ साथ में इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार मेरे साथ इस मोमेंट को मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल बना देता है हर बार। मैं नहीं भी चाहता हूँ फिर भी, तो ये भी ईश्वर की कृपा है कि इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे भाई बहन, पत्नी, बच्चे, दोस्त, मित्र, माता पिता, सारी चीज़ें मिली, अच्छी संगत, अच्छे लोग मिले, आप सब मिले। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे जिन भाई बहनों का भी जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और अगर वो लोग मुझे दे रहे हैं तो मुझे भी एक्सेप्ट है वो सारी चीज़ें। और इसी के साथ मैं इन चीज़ों को सम अप करना चाहूँगा। मैंने दोस्तों आपको जो स्टोरी सुनाई, आप बहुत उस स्टोरी को अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, आप वो लोहे के टुकड़े बनना चाहते हैं या एक कील थोड़ा सा कीमती बनना चाहते हैं तो आपको कील बनना पड़ेगा, थोड़ा और कीमती बनना चाहते हैं तो वो नट बोल्ट बनना पड़ेगा, और थोड़ा और ज़्यादा अच्छी कीमत वाला आप बनना चाहते हैं तो आपको घड़ी के पुर्जे जैसे काट छाट सारी चीज़ों को झेलना पड़ेगा, अपने आप को और मूल्यवान बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी हम वंशज हैं, हम कितने मूल्यवान पहले से थे। हमें मूल्यवान बनना नहीं, हम ऑलरेडी मूल्यवान है अगर हमें इंसान का जीवन मिला है, बट हमें इसको समझना है और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना है, दूसरों के हित में लगाना है, समाज के लिए, देश के लिए, कि आप अगर ना भी रहें तो लोग आपको याद करें, लोग आपकी कमी को महसूस करें, तब ज़बरदस्त आपका जीवन होगा। और साथ साथ में लास्ट में ये सारी चीज़ों को आप एक साथ अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, अच्छी अच्छी बुक्स को आपको लेना है और उनको पढ़ना। मैं रिकमेंड करता हूँ फिजिकल बुक्स लीजिए। अगर आप कुछ उनमें से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको अलग आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने डेली रूटीन को अच्छे से शुरू कीजिए। मॉर्निंग रूटीन में आप एक्सरसाइज को ऐड कीजिए, टहलने को ऐड कीजिए, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले उठने को ऐड कीजिए, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को ज़बरदस्त एक शिफ्ट दीजिए। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स लीजिए, ट्रेनर को ढूंढिए, संगत को ढूंढिए, वैसे सर्कल्स में रहिए और धीमे धीमे आप देखेंगे कितना ज़्यादा परिवर्तन आ रहा। क्योंकि परिवर्तन एक दिन में, 2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर तय है आप अगर बदलना शुरू करते हैं तो परिवर्तन एक दिन जरूर आएगा। परिवर्तन 1 दिन या 2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर बदलना शुरू करते हैं तो परिवर्तन एक दिन जरूर आएगा। आप खुद हक्के बक्के रह जाएंगे, आप खुद अपने बारे में जो सोच नहीं पा रहे हैं वो होकर रहेगा, वो ज़बरदस्त परिवर्तन आपकी लाइफ में आकर रहेगा। सो दोस्तों, आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर आपसे विदा लेता हूं और फिर अगले हफ्ते पावरफुल ज़बरदस्त सेशन के साथ सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग में नई सोच, नए उत्साह, नए जोश के साथ आप सभी के साथ मैं फिर से मुलाकात करूंगा। आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर। ओके दोस्तों, गुड बाय एंड गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।